कक्षा 9 में हम यात्रा वृत्तांत पाठ को आज पढ़ेंगे। लहासा की ओर पाठ 2। इससे पूर्व हमने राहुल सांकृत्यायन का परिचय और पाठ परिचय को पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था कि जो तिब्बत की राजधानी है लहासा, उस पर आने जाने के लिए जो दुर्गम जो रास्ते थे वे किस प्रकार थे। यात्रा वृत्तांत में तिब्बती समाज का जो वर्णन है वहाँ किस प्रकार किया गया है, उसी का जो लेखा जोखा है वहाँ एक शब्दबद्ध रचना के अंदर इस यात्रा वृत्तांत के अंदर दिया गया है। पूर्व में हमने परिचय रूप में, पाठ परिचय के रूप में और लेखक परिचय के रूप में जानकारी कर ली थी। आज हम तिब्बत के रास्ते जो 1930 के अंदर नेपाल के रास्ते तिब्बत की जो यात्रा की थी उसका वर्णन है, वहाँ आज हम यात्रा वृत्तांत गद्य विधा के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पाठ के कुछ अंश है वो हमारे सामने है। वहाँ नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरी कलीटफोर्ड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। कि जिस रास्ते लेखक ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, लेखक उस रास्ते का वर्णन कर रहा है। यहाँ व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। सैनिकों का आना जाना, व्यापारिक संगठन का आना जाना, व्यापारिक विवरण पूरा जो था वो इसी पर था, इस रास्ते पर ही था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ, किले बने हुए हैं जिनमें कभी कि चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए, लेखक ने उस समय का वर्णन दिया है जब लेखक वर्णन ये जब यात्रा कर रहा था तो उसे जो उस नेपाल तिब्बत मार्ग के अंदर जो बातें दिखी है उसका उसने वर्णन किया है कि उन्होंने क्या क्या दिखा। नेपाल तिब्बत मार्ग पर उन्हें क्या क्या दिखा उसका परिचय हम पढ़ रहे हैं। दुर्ग के किसी भी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का अर्थ होता है छोड़ा हुआ। परित्यक्त का अर्थ होता है त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक बताते हैं कि उनके मित्र और वहाँ चाय पीने के लिए उस स्थल पर रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है, क्योंकि लेखक ने ये यात्रा की थी, इसलिए लेखक ने अपना सारा विवरण इसके अंदर दिया है। अपना निजी जो अनुभव था, व्यक्तिगत जो अनुभव था वह दिया है। और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और न औरतें पर्दा ही करती है। ये देखिए, हम तिब्बती समाज का एक परिचय पढ़ रहे हैं। लेखक ने तिब्बती समाज के बारे में बताया है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। ऐसा वहाँ एक कह सकते हैं कि रामराज्य, ऐसा वहाँ का वातावरण था, खुलापन। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वहाँ आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वहाँ चाय को चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। कहने का अर्थ यह है कि वहाँ का जो तिब्बती समाज था वह इस प्रकार का था कि जाति पाति और छुआछूत और किसी प्रकार का कोई अपरिचित वाला वहाँ माहौल नहीं था। तिब्बती समाज एकदम कैसा था, खुला था। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वहाँ घर भर औरतें हैं
बहुएं हैं, फिर भी आप घर पर जाकर भी खुद स्वयं चाय बना सकते हैं। इतनी वहाँ पर एक आज़ादी थी, या कह सकते हैं कि वहाँ समाज का खुलापन था। सामान्यतः ऐसा होता है कि सामान्यतः घर में बहुएं, बेटियां, औरतें होती है तो हम घर में प्रवेश द्वार तक ही रहते हैं, प्रवेश भी अंदर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही वातावरण उस समय बना हुआ था। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक, मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। लेखक आगे वर्णन करते हैं। ये हमारे सामने है अगला पेज। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, जहाँ उनका ठहराव हुआ था, उन्होंने जलपान किया था, पेज नंबर 26 पर, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यात्रा जो है करने का कर। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। यहाँ देखिए थोड़ा सा जो है सामान्य जो वहाँ रहने वाला जो व्यक्ति है उसका एक हमारे सामने परिचय दिया है। जो सुमति है, उस सुमति नाम का आदमी है, सहयात्री था, जो उनके घोड़ों की व्यवस्था उसने कर दी थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था और घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए भिकमंगों में लेखक को यह यात्रा भी करनी पड़ी थी। इसलिए वहाँ का एक वर्णन दिया है सुमति का। भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम उसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अगर यहाँ आप आओगे तो भिकमंगे के वेश में ही आपको आना पड़ेगा, या अन्य वेश बनाकर आना पड़ेगा, तो शायद आपके ठहरने की व्यवस्था यहाँ हो सकती है। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास से दुरुस्त रहते हैं। क्योंकि वहाँ का जो यात्रा रहने का जो है छड़ का अर्थ है मदिरा। छड़ का अर्थ है मदिरा का पान करना या मदिरा। लोग पीकर वहाँ होशो हवास में क्या रहते थे, दुरुस्त रहते थे, या उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता प्रताड़ना नहीं रहती थी। आगे की लेखक यात्रा बता रहे हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था और देखिए पूरा का पूरा जो रास्ता था वह अत्यधिक विकट था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं, ये लेखक ने बताया है, क्योंकि लेखक ने वहाँ स्वयं यह अनुभव किया था। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण हम बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। ऐसी वहाँ की स्थिति थी, क्योंकि नदियों के मोड़ थे, पहाड़ों के मोड़ के कारण दूर की जो स्थिति थी, जैसे सामान्य जो सीधी सड़क होती है तो हम दूर तक किसी को देख सकते हैं, मकान भी दिख जाते हैं, कोई आता हुआ भी दिख जाता है, लेकिन वहाँ इस प्रकार नहीं देख सकते थे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब यहाँ कुछ ऐसी स्थिति हो जावे खून की या कोई मारकाट की, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। लेखक ने बताया कि वहाँ की जो स्थिति थी वहाँ बहुत ही डांडा थोडला की जो स्थिति थी वहाँ भी गुजरना बहुत खतरनाक था। डाकुओं का भय रहता था, चोरों का भय रहता था, और जाते जाते अगर मान में रास्ते के अंदर अगर अंधेरा हो जाए तो और भी मुश्किल हो जाए। ऐसी स्थिति लेखक ने बताई है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं।
उस समय की स्थिति बताइए। अभी तो स्थितियाँ बहुत वहाँ की भी बदल गई है। पहले लाठियाँ, पिस्तौल, बंदूक जो बिना लाइसेंस के भी लोग लेकर घूम सकते थे। जैसी स्थिति आज है समाज की, वैसी उस समय नहीं थी। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में उसे मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। गांव के कुछ लोगों ने या आसपास के लोगों ने अवगत करवाया होगा कि यहाँ इस प्रकार की कोई स्थिति हो चुकी है। तो लेखक और उनके मित्रों को और भी भय लगा। शायद खून की हम उसी तरह परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे। जहीं कहीं भी वैसी सूरत देखी, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची यानी दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगती। मतलब कोई स्थिति गंभीर दिखती, अगर चोर कोई दिख जाते और संदिग्ध स्थिति दिखती तो भीख मंगों का वेश करके कुची कुची, यानी वहाँ का जो नेपाली शब्द है कुची कुची यानी दया दया, एक हाथ आगे फैला दिया और मांगने लगते ताकि किसी को हम पर शक न हो कि ये लोग कौन हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो यहाँ सुमति था जिन्होंने उनकी घोड़े की व्यवस्था की थी, या उनका सह यात्री था, वहाँ पर चीन का ही वहाँ था। यहाँ तक हम इस पाठ को देखिए पढ़ रहे हैं। ये एक तरह से हमारे लिए पाठ का पहला भाग हो गया है। पाठ का जो दूसरा भाग है, यहाँ से दूसरे दिन यहाँ हम, और एक पेज और रहता है, ये हम अगले वीडियो के अंदर इसको पढ़ेंगे। एक बार इस पाठ को वापस से एक बार पढ़ लीजिएगा। यात्रा वृत्तांत है तो यात्रा वृत्तांत की जो शैली होती है वहाँ इतनी कठिन नहीं होती है। केवल हमें तथ्यात्मक वर्णन ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि मतलब स्थलों के नाम है, जगहों के नाम, व्यक्तियों के नाम, तिथियों के नाम, कोई दिनांक लिखी हुई है तो वह नाम, माप के नाम, ये सब ध्यान में रखने पड़ते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, केवल तथ्यात्मक वर्णन इस यात्रा वृत्तांत गद्य विधा में हमें रखना पड़ता है। इसमें भावात्मक रूप में समझने जैसा अधिकतर नहीं होता है, जिस प्रकार निबंध कहानियों में होता है वैसे। देखिए, हमें कुछ अगर प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं तो उनको हम देख लेते हैं। एक दूसरा प्रश्न गृह कार्य के अंदर हमें करना है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था कि कोई हमें खून न कर देवे, कोई लूट कटोत न कर देवे, कोई हमें नुकसान न पहुंचा देवे। एक ये प्रश्न करिएगा। और एक छठा प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। अभी हमने पढ़ा है तिब्बती समाज, ठीक है ना, बहुत ही खुला हुआ था, जाति पाति छुआछूत का पर्दा नहीं था, अपरिचित के घर में भी हम चाय बनवा सकते थे, स्वयं बना सकते थे, ठीक है ना, ये सब खाने पीने की चीज़ भी खा सकते थे, उनके घर पर जाकर पका सकते थे। इन 2 प्रश्नों को अभी एक बार गृह कार्य के अंदर हमें इस क्लास के अंदर करना है, कक्षा कार्य के अंदर। तो ये गृह कार्य कक्षा कार्य दोनों ही हैं। ये एक बार हमें इन 2 प्रश्नों को करिए ताकि ये पाठ भी अच्छी तरह से वापस एक बार हमें समझ में आ जाएगा। उत्तर है जो हमें इसी पाठ की पंक्तियों के अंदर मिल जाएंगे। अगली क्लास के अंदर, अगले इस वीडियो के अंदर हम जो पाठ का जो दूसरा भाग है उसको हम पूरा करेंगे और इसको आगे प्रारंभ करेंगे। एक ये मैंने शब्दार्थ बताए थे, इन शब्दार्थों को आप कर दीजिएगा। अगर नहीं किए तो एक बार, जिन्होंने पिछली बार में वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार उसको देख लीजिएगा। इसमें देखिए एक सुमति का परिचय नीचे दिया है, कौन था क्या है। लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोबजट शेख था, इसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने इसे सुमति नाम से पुकारा था। तो ये एक ध्यान में रखिएगा, इसका परिचय दिया है। और ये शब्दार्थ भी इसीलिए मैंने पहले करने के लिए आपको बोले थे, अगर नहीं अभी तक किए हैं तो उनको उतार लेना। अगले वीडियो के अंदर हम इसी पाठ को आगे प्रारंभ करेंगे।